और आवाज दी है वर्तिका ने। एपिसोड 1। मुझे नाज है मेरे बेटे पर। मुंबई में सुबह के 7 बजे एक सुंदर सी सफेद बड़ी हवेली, जिसके बाहर के बड़े से दरवाजे पर लिखा हुआ था गायकवाड़ विला। चारों तरफ हरियाली और घने पेड़ों से घिरी हवेली के गार्डन में शेखर गायकवाड़, उम्र 50। क्या रुद्रम का गुस्सा उस। आप सुन रहे हैं कहानी मेरा जुनून सिर्फ तुम, जिसे लिखा है निशी ने और आवाज दी है वर्तिका ने। एपिसोड 1। मुझे नाज है मेरे बेटे पर। मुंबई में सुबह के 7 बजे एक सुंदर सी सफेद बड़ी हवेली, जिसके बाहर के बड़े से दरवाजे पर लिखा हुआ था गायकवाड़ विला। चारों तरफ हरियाली और घने पेड़ों से घिरी हवेली के गार्डन में शेखर गायकवाड़, उम्र 50, अखबार पढ़ रहे थे। उनकी गंभीर आंखों पर ध्यान देते हुए उनकी पत्नी ज्योति, उम्र 50, पास आई और कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, सुनिए, क्या हुआ? शेखर ने कहा, तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ छपा है। ज्योति ने उत्सुकता से अखबार लिया। पढ़ते ही उनकी खुशी गंभीरता में बदल गई। शेखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस लड़के से बेहद प्यार करता हूं, पर समझ नहीं आता इसे इतना गुस्सा क्यों आता है। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, आप भूल रहे हैं, जवानी में आप भी ऐसे ही गुस्से वाले थे। हमारा बेटा दिल का साफ है और आपके जैसा है। शेखर बोले, गुस्सा एक नेता के लिए ठीक नहीं। ज्योति ने जवाब दिया, फिर भी हमारा बेटा पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता है। जनता उसे प्यार भी करती है और उसके गुस्से से भी डरती है। शेखर अखबार में बेटे की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे गर्व है उस पर। बस चाहता हूं इसका गुस्सा कोई संभाल ले। ज्योति मुस्कुराई, वो काम तुम्हारी बहू करेगी। दोनों हंसी मजाक में खो गए। हवेली के अंदर रीति, उम्र 20, और रियांश, उम्र 24, रिमोट के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। आखिरकार सुलह कर दोनों ने न्यूज चैनल लगा दिया। स्क्रीन पर उनके बड़े भाई रुद्रम गायकवाड़ की खबर छाई हुई थी। न्यूज एंकर ने बताया, कल की मीटिंग में रुद्रम गायकवाड़ ने विरोधी नेता गोकुल देशमुख को थप्पड़ मारा। वजह, गोकुल ने महिला शिक्षा को फालतू बताया, जो रुद्रम को सहन नहीं हुआ। रीति गर्व से बोली, मेरे भाई ने सही किया। रियांश ने हामी भरी, बाबा सही कहते हैं, भाई को गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन भाई ने हमेशा महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। रीति ने जोड़ा, हाँ, पर उनके गुस्से की वजह से कोई लड़की उनके करीब नहीं आ सकती। न्यूज चैनल पर रुद्रम की हैंडसम तस्वीर थी। दिलकश व्यक्ति और रुतबे के बावजूद रुद्रम प्यार से कोसों दूर थे। उनका मकसद सिर्फ महाराष्ट्र और भारत में अपना दबदबा कायम करना था। वहीं अंधेरी ईस्ट में बना सौगात आश्रम, हरियाली से घिरा एक छोटा सा खूबसूरत आश्रम, 80 अनाथ बच्चों का घर था। इसे 22 वर्षीय शिवाक्षी, शिवू ने अपनी मेहनत और प्यार से संजोया था। पिछले 3 सालों से शिवू का मकसद बच्चों को माता पिता जैसे स्नेह देना था। आश्रम के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था, जिसमें बच्चों के रहने, खेलने और पढ़ने की सारी सुविधाएं थी। घर के बाहर फूलों का खूबसूरत बगीचा था, जिसकी महक पूरे आश्रम में फैलती थी। सुबह की हल्की धूप में बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। 6 साल का शैतान विशु, जो शिवू का सबसे लाडला था, रमा काकी से पूछ बैठा, माझी शिवू कुठे गेली? उसकी मासूम बातें सुनकर रमा काकी ने उसे गोद में उठाया। विशु ने गर्व से कहा, मैं शिवू से शादी करूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। तभी शिवू की दिलकश आवाज सुनाई दी। सबने पलटकर देखा। 22 साल की शिवू पीच कलर की ड्रेस में, खुले बाल और नामात्र मेकअप के साथ खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक पर काला तिल और हल्की मुस्कान ने उसकी नेचुरल खूबसूरती को और निखार दिया। शिवू का स्नेह और आकर्षक व्यक्तित्व आश्रम की जान था।
शिवाक्षी के आश्रम में कदम रखते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। विशु, उसका सबसे लाडला, दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। शिवाक्षी ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी धूप से लाल हुई त्वचा पर रुमाल रखते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है धूप में मत खेला कर। विशु ने जवाब में उसका गाल छूते हुए चुटकी ली। शिवू, तेरी स्किन भी टमाटर जैसी लाल हो गई है। तू पूरी रसदार टमाटर लग रही है। शिवाक्षी बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाकर अंदर ले गई। सब बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगे। रमा काकी ने शिवाक्षी से पूछा, कल रात जो आया था कोई पता चला? शिवाक्षी ने कहा, कोई नशे में भटका होगा, आप चिंता मत करें, मैं संभाल लूंगी। बातों के बीच टीवी पर खबर आई कि रुद्रम गायकवाड़ ने एक नेता को थप्पड़ मार दिया। प्रीति, 12 साल की बच्ची, खुशी से बोली, ये अंकल कितने हैंडसम है। शिवाक्षी ने खबर को नजरअंदाज करते हुए विशु को खिलाना जारी रखा। सब लोग हंसने लगे और न्यूज देखने लगे। शिवाक्षी को उससे कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सभी नेता एक जैसे थे। और ये रुद्रम तो था ही बड़ा घमंडी और गुस्से वाला, जिसे बस अपनी शान और शौकत से ही मतलब था। दूसरी तरफ पाली हिल, मुंबई में 15 मंजिला इमारत के 4वें माले पर कांच से घिरा एक आलीशान ऑफिस था। ऑफिस के बीचों बीच बड़ी कांच की टेबल और एक शानदार चेयर रखी थी। चेयर पर बैठा एक आदमी दीवार की ओर पैर पर पैर रखकर सिगरेट की कश लेते हुए धुआं छोड़ रहा था। उसके पीछे खड़ा काले सफारी सूट में एक व्यक्ति उसे चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाऊ। सिगरेट का कश लेते हुए आदमी ने जवाब दिया, सफारी सूट वाले ने कहा, भाऊ, नकुल मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कर रहा है आपके खिलाफ। यह सुनकर आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने अपनी चेयर घुमाई और सफारी वाले को देखकर कहा, पाटिल, करने दे उसे, बेचारा घबराया हुआ है। उसके कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं। पाटिल ने पूछा, भाऊ, कहो तो साले को उठा लाऊं? आदमी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, क्यों इतना झंझट, उछलने दो। 3 दिन बाद उसका वही हाल होगा जो बाकियों का किया था। दूसरी तरफ गायकवाड़ विला के हॉल में बड़े सोफे पर पंडित जी बैठकर कुंडलियां देख रहे थे। सामने शेखर जी, ज्योति जी और उनके बच्चे रियाज व रीति मौजूद थे। ज्योति जी बोली, पंडित जी, रुद्रम का भविष्य कैसा रहेगा? सब ठीक तो होगा ना? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान नहीं, बस उनका दास हूं। सही राह दिखा सकता हूं। मंजिल तक पहुंचाना ऊपर वाले का काम है। शेखर जी बीच में बोले, रुद्रम की चिंता मत करो, वो अपने दुश्मनों को खुद संभाल सकता है। मनी मन उन्होंने सोचा, मेरा रुद्रम खतरनाक है, कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता। पंडित जी ने कहा, आपका बेटा अलग है, उसे समझाने वाला कोई और है जो जल्दी उसकी जिंदगी में दस्तक देगा। इसी बीच गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। विला का बड़ा काला गेट खुला और 4 गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। गाड़ियों से काले कपड़ों में बंदूकधारी बाहर निकले। बीच की गाड़ी से पाटिल उतरा और दरवाजा खोला। चमचमाते काले जूते में एक पैर बाहर आया। गाड़ी से उतरे रुद्रम गायकवाड़ के चेहरे पर रौब और ठंडा गुस्सा था। काली शर्ट और कोटी, हाथ में महंगी घड़ी और स्लीव्स फोल्ड करते हुए वे हवेली की ओर बढ़े। ज्योति जी उत्साह से बेटे का स्वागत करते हुए बोली, चलो बेटा, जरूरी काम है। रुद्रम ने जवाब दिया, आई, जो काम छोड़कर आया हूं वो इस काम से ज्यादा जरूरी था। वो गुस्से में सीधा अंदर चला गया। हॉल में सब बैठे थे, लेकिन उसने किसी की तरफ देखे बिना अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। तभी पीछे से ज्योति जी की आवाज आई, रुक जाओ रुद्रम, पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। रुद्रम ने ठंडी आवाज में कहा, रुद्रम गायकवाड़ किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाऊं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पंडित जी ने शांति से कहा,
झुकोगे, बहुत जल्द झुकोगे। मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से। पर जिसके सामने तुम झुकोगे वो कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो रुद्रम को झुका सके। पंडित जी ने ऐसा कैसे कह दिया? क्या रुद्रम का गुस्सा उसके राजनीतिक करियर को बर्बाद कर देगा? रुद्रम के प्रति शिवाक्षी के मन में इतनी नफरत क्यों थी? क्या सच में कोई रुद्रम के गुस्से को शांत कर सकता था? जानने के लिए सुनिए कहानी मेरा जुनून सिर्फ तुम।